हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सम्राट शुक्ला और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, ये हम सब जानते होंगे 10(1) में। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है? खेती से जो इनकम आए, ये तो कॉमन मैन की थियरी है। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स किन किन चीज़ों को एग्रीकल्चर इनकम मानता है ताकि एग्जेम्पशन दे सके। तो तीन ब्रॉड हेड्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स। कौन से? आपके पास लैंड है, उससे रेंट आ रहा है। लैंड पे आप कुछ उगा रहे हो, वो बेच के पैसे आ रहे हैं। थर्ड, आप बिल्डिंग बना देते हो अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, उसको एज अ फार्म हाउस रेंट दे देते हो या स्टोर हाउस, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो इंडिया में होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, वो बंदा उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए। अगर वो आपसे रेंट पे लेके उस पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है, शूटिंग के लिए देता है, तो वो नहीं चलेगा। मतलब सामने वाला बंदा आपके लैंड के साथ क्या करता है, उससे आपका इनकम का टाइप अफेक्ट हो जाएगा। अगर स्पोर्ट्स के लिए दे रहा है या शूटिंग के लिए दे रहा है, तो वो अदर इनकम में चला जाएगा या बिजनेस इनकम में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बार आप देते हो उससे। फिर प्रोड्यूस, अगर लैंड पे उगा के आप कुछ प्रोड्यूस को सेल कर रहे हो, जैसे वीट, चावल, तो उसको अगर आप बेच रहे हो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर रहे हो और उससे जो इनकम आ रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। लेकिन वीट को डायरेक्टली बेच नहीं सकते, उसको प्रॉपरली उसमें से गेहूं निकालना पड़ता है। चावल भी डायरेक्टली चावल के रूप में नहीं आता है, वो पैडी के रूप में आता है, उसको चावल में कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ प्रोसेस अप्लाई करके। तो ऐसे प्रोसेस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाता है, वैसे प्रोसेस करने के बाद अगर आप बेचते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स। जो एसेंशियल प्रोसेस है बस वही। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स उगा के आप उसका जूस बना के बेच रहे हो तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, उसका बाइफिकेशन होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मतलब पूरी तरह से वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा। तो एसेंशियल प्रोसेस को ही इनकम टैक्स में सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करने को बोला है। तो ये तो आपने अपने लिए किया। लेकिन अगर आप अपने लैंड पे किसी और के पैडी को लेके उसको राइस में कन्वर्ट करके दे रहे हो, आपके पास मशीन है तो करके दे रहे हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट होगा। उससे जो पैसे आएंगे, आपने देखा होगा कि गांव में किसी एक बंदे के पास बड़ी सी मशीन रहती है और वो दूसरे को प्रोसेस करके देता है, तो वो उससे ऑब्वियसली कुछ चार्ज करता है, या तो रेंट इन कैश और काइंड, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो जाएगा। अब ऊपर जो हम लोगों ने रेंट देखा था, लैंड से डायरेक्टली आता है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि गांव में गरीब लोग होते हैं, वो पैसे नहीं देते, आपसे वो लैंड लेता है और आपको पैसे देने के बदले वो अनाज का कुछ हिस्सा दे देता है। तो वैसे केस में भी जो काइंड में इनकम आया ना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा। ये दो केसेस हो गए। अब थर्ड केस में आपने फार्म हाउस बना दिया और स्टोर हाउस बना दिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम आया वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है। वो जो ड्वेलिंग है, इसमें ड्वेलिंग बोला गया है, वो होता फार्म हाउस ही है। तो वो जो ड्वेलिंग है वो आपका खुद का होना चाहिए या तो आपने किसी से रेंट पे लेना चाहिए। सेम स्टोर हाउस के लिए भी, मतलब आप प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू उसको होल्ड करते हैं, या तो रेंटेड या तो ओन्ड होना चाहिए, और वो आप किसी को रेंट पे देते हैं, तो उससे जो इनकम आता है वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगा। लेकिन जो फार्म हाउस और स्टोर हाउस है वो एग्रीकल्चर लैंड पे ही होना चाहिए, या तो उसके इमीडिएट वेसिनिटी में, मतलब काफ़ी नज़दीक होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा दूर है तो भाई फार्म हाउस कैसे और स्टोर हाउस कैसे, तो ये उसको नहीं मानता। ठीक है। थर्ड केस, आपको उस पर रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे करते रहना चाहिए, अगर वो अर्बन लैंड है तो।
एग्रीकल्चर रूरल लैंड पे तो नहीं होता है। अर्बन लैंड में अगर वो आता है तो उस पे प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू ड्यूज चुकाने पड़ेंगे। तो अर्बन लैंड क्या क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, अर्बन लैंड काउंट होने के लिए सबसे पहले उसको म्युनिसिपल लिमिट में आना होगा। किसी भी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर अगर वो आता है तो अर्बन लैंड है। लेकिन अगर उस जगह का पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक है तो उसका जो एरिया है उससे 2 किलोमीटर्स के अंदर भी अगर लैंड है तो उसको ट्रीट किया जाएगा एग्रीकल्चर लैंड। सेम वैसे ही 10 लाख से 1 लाख से 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर तक एरिया कवर होगा, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर तक एरिया कवर होगा। उसको मैंने एक चार्ट में बनाया है, वो देखते हैं। अब ये जो ब्लू वाला सर्कल है वो आपका म्युनिसिपल लिमिट है, लेकिन इसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो इसका जो इफेक्ट है वो 2 किलोमीटर्स तक फैलेगा। और अगर ब्लू से बाहर है आपका लैंड और रेड के अंदर है तो वो अर्बन लैंड में काउंट हो जाएगा। अब इसका पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ गया। म्युनिसिपल लिमिट ब्लू वाला था लेकिन पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट 6 किलोमीटर तक रहेगा अर्बनाइजेशन का। तो अगर ब्लू से बाहर है और रेड से अंदर है तो अर्बन लैंड में काउंट होगा। सेम 10 लाख से ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट 8 किलोमीटर तक रहेगा, और रेड के अंदर है कहीं भी, ब्लू में है तो ऑब्वियसली वो अर्बन लैंड में है, ब्लू से बाहर है और रेड के अंदर है तो भी अर्बन लैंड में ही काउंट होगा, और ये सबसे बाहर है तो रूरल लैंड में आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं कि पहले तो आपका अगर एग्रीकल्चर लैंड है और उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र से जो इनकम आ रहा है, मतलब उसको आप लैंड को ही बेच दे रहे हो, तो उसको सेपरेट टॉपिक कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाएगा। अब उसके लिए भी कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। पहले तो एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको कैपिटल असेट ही ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। अर्बन वाला भी है तो उसके लिए भी कुछ सेपरेट एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। सेकंड, मैंने ऊपर बोला कि जो एग्रीकल्चर लैंड आप जिसको दे रहे हो वो बंदा किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, उससे भी पता चलेगा कि आपका एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। तो उसको बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सामने वाला बंदा यूज़ नहीं कर रहा है, और अगर कभी कभी देते हो आप ऐसे तो उसको अदर इनकम में आ जाएगा। फिर सैपलिंग्स और जो छोटे मोटे पौधे हैं, सीड्स उगाते हैं, छोटी सी जगह आप ले रहे हो, उसको नर्सरी बोलते हैं, और उसमें आप पौधे उगाते हो और वो पौधे को थोड़े बड़े करके और उसको बेच देते हो, तो उससे भी जो इनकम आता है, अब वो आपके पास लैंड तो है नहीं, तो नॉर्मल डेफिनेशंस के हिसाब से आपको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सेपरेट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नर्सरी में अगर कोई सैपलिंग पौधे सीड्स उगा के अगर बेचते हैं तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट किया जाएगा। अब हमने ऊपर देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसके ऊपर प्रोसेस करना ज़रूरी होता है मार्केटेबल बनाने के लिए, लेकिन कहीं ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन वैसे प्रोसेस अगर आप करते हो, जैसे फ्रूट्स का हम लोग जूस निकालते हैं और उसको सेल करते हैं, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो बिजनेस इनकम है, लेकिन कितना और कितना एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। तो जो फ्रूट्स आपका है उसका कुछ मार्केट वैल्यू तो होगा, भले आपने उसको डायरेक्ट नहीं बेचा लेकिन मार्केट वैल्यू होगा। तो उसका जितना मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू आपके सेल में से जो फाइनल सेल प्राइस है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और वो जो मार्केट वैल्यू है उसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे। अभी इस एग्जांपल में 55 रुपीज़ का आपका फ्रूट का मार्केट वैल्यू है, 55 में आप बेच सकते थे लेकिन आपने उसको नहीं बेचा, तो 55 आपका एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा, और इसमें एग्रीकल्चर के खर्चे माइनस हो जाने के बाद नेट इनकम निकालेंगे, वो तो अलग केस है। लेकिन बिजनेस इनकम कितना होगा? अब 100 में से आपने रॉ मटेरियल जो फ्रूट्स है आपका वो आपने माइनस कर दिया, मार्केट वैल्यू 55 रुपीज़,
उसके बाद उसका प्रोसेस कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, भाई खर्चा किया तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद जो आता है वो बिजनेस इनकम है आपका। देख लीजिए इसको। अब ऐसे ही टी कॉफी रबर के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और कितना बिजनेस इनकम में जाएगा। तो सबसे पहले रबर, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर से उगा रहे हो और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उस केस में 35% आपका बिजनेस इनकम होगा और 65% एग्रीकल्चर इनकम। सेकेंड केस कॉफ़ी। कॉफ़ी में दो केसेस हैं। पहले तो आप उसको उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो और क्योर कर रहे हो, थोड़ा सा साफ सफाई करके और उसको सेल कर दे रहे हो, तो उस केस में आपका 25% बिजनेस इनकम है और 75% एग्रीकल्चर इनकम। फिर उसको ग्रो क्योर तो कर ही रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से उसको पूरी तरीके से तैयार करके रोस्ट कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, तैयार करके अगर उसको सेल कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस हो जा रहा है, तो उसमें बिजनेस इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उस केस में 40% आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा और 60% एग्रीकल्चर इनकम। फिर टी, टी में भी 40% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम और 60% एग्रीकल्चर इनकम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस इनकम है वो हमेशा कम है परसेंटेज और एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज ज़्यादा है। और ये सब जो डिडक्शंस हैं, जो सेपरेशन है प्रोपोर्शन के, इसको डिडक्शन माइनस करने के बाद सेपरेट करना है। जैसे 33AB में आपको डिडक्शन मिलता है, कुछ 40% तक मिलता है अगर नाबार्ड में आप डिपॉजिट करते हो तो वो माइनस करने के बाद आपको सेपरेट करना है। और भी डिडक्शंस अगर हैं जैसे एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो सब माइनस करने के बाद आपको ये सेपरेट करना है। अब ऊपर तो हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनकम टैक्स आपको इतने आसानी से एग्जेम्पशन नहीं देगा। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो वो आपका स्लैब रेट बढ़ा देगा, टैक्स आपको हायर परसेंटेज पे लगाएगा। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इनके ऊपर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होना चाहिए। अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो उसका मकसद वैसे भी पूरा नहीं होगा। तो आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा का होना चाहिए, अप टू 5,000 ऐसे ही छोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, चलो ये चिंदी अमाउंट है जाने दो। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक से ज़्यादा होना चाहिए। और ऊपर वाले जो बंदे हैं वो कौन है? जिन पे स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। अब स्लैब रेट किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? फर्म, कंपनीज। तो अगर ये लोग अगर एग्रीकल्चर इनकम करते हैं तो इनको पूरी तरीके से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो हमें स्लैब वाले लोग का कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो पार्शियल इंटीग्रेशन के हिसाब से पहले आपको जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम उस पर टैक्स निकालना है एज पर स्लैब रेट्स। फिर एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करके 2,50,000 अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिए कि 1.5 लाख है, तो दोनों को ऐड करके उस पर जो टैक्स निकलेगा उसको हम लोग को माइनस करना है जो ऊपर आया। मतलब टोटल इनकम के ऊपर जितना टैक्स आया उसमें से हमें माइनस करना है एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके जो टैक्स आया उसको। तो हमें उतना डिडक्शन मिल रहा है इनडायरेक्टली देखा जाए तो। टोटल इनकम के ऊपर तो हम लोग निकालते ही हैं टैक्स, तो हमें फ़ायदा कितना होगा? एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जो टैक्स आया उसको माइनस करने का फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। अब ये जो नेट टैक्स पेबल है उसमें से हम लोग रिबेट अगर एप्लीकेबल है तो माइनस कर देंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे और एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें मिस्टर अननोन है जिनका एज 38 ईयर्स है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये आते हैं
60 ईयर से कम है, इनके पास एग्रीकल्चर इनकम है 15 लैक्स, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 43 लैक्स। प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021 हो जाएगा। स्लैब रेट 2.5 लैक्स वाला एप्लीकेबल होगा। तो उसके हिसाब से हमें पहले टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो 43 प्लस 15 को मिला के 58 लैक्स होता है। उस पर टैक्स आया 15 लैक्स 52,500। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 17.5 लैक्स आया। टैक्स आएगा इसके ऊपर 337,500, माइनस करने के बाद नेट टैक्स पेबल आया 12 लैक्स 15,000। उस पर एजुकेशन सेस ऐड कर दिया तो टोटल टैक्स आ गया 1263,600। अब हमें देखना होगा कि इससे क्या मिला इनकम टैक्स को, ये इतना झंझटमारी करवा के। तो आप लोग देखिए 43 लैक्स में से अब स्लैब रेट माइनस कीजिए, नीचे ग्रीन में मैंने दिया हुआ है। 43 लैक्स में से हमने बेसिक एग्जेम्पशन माइनस किया 2,50,000, तो हमारे पास आया 40,50,000। उसको हमने जो हाईएस्ट स्लैब रेट है 30% उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना टैक्स आया 12,15,000। और हमारा ऊपर नेट टैक्स पेबल कितना आया था 12,50,000। तो इनकम टैक्स क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम स्लैब रेट को क्रॉस कर रहा है तो जो नेक्स्ट स्लैब है उसका टैक्स आपको बिजनेस इनकम के ऊपर लगेगा। इस केस में अपना एग्रीकल्चर इनकम 15 लैक्स था तो वो लास्ट स्लैब रेट को कैलकुलेट कर रहा है 10 लैक्स वाले को, तो उससे सीधा सीधा हमने 30% कैलकुलेट कर लिया। अगर 5 लैक्स को क्रॉस करता तो हमें थोड़ा सेकेंड स्लैब में निकालना पड़ता और थोड़ा लास्ट स्लैब में। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम हमने एक जीरो कम कर दिया 1,50,000 हो गया। अब ऊपर वाला टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स आया वो है 11,47,500। एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दोनों को मिला के हुआ 4 लैक्स, उसके ऊपर टैक्स आया 7,500। अब नेट टैक्स पेबल आया 11,40,000। एजुकेशन से ऐड करके टोटल टैक्स पेबल आया 11,85,600। अब हमें ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस देखना है। तो ऊपर आपका एग्रीकल्चर इनकम 10 लैक्स के स्लैब को क्रॉस करता था, इसके लिए हमने डायरेक्टली निकाल दिया 30% बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करने के बाद। लेकिन ये इधर नहीं चलेगा नीचे वाले में, क्योंकि इसने बस थोड़ा सा इंक्रीज किया तो हमें स्लैब वाइज ही निकालना पड़ेगा। थर्ड इलस्ट्रेशन में सब कुछ सेम है लेकिन हमने फिगर उल्टा कर दिया। एग्रीकल्चर इनकम 43 लैक्स हो गया और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपका 1,50,000 हो गया। तो हमने ये टैक्स निकाला टोटल इनकम के ऊपर 11,47,000 हो गया। टोटल इनकम तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ रिवर्स किया हमने, लेकिन आपका जो टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करके वो 11,77,500 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि आपने ऊपर वाला कंडीशन नहीं देखा। जो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए और अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 और हमारा बिजनेस इनकम है 1,50,000 इधर। तो वैसे ही टैक्स नहीं लगना था लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया देखने के लिए कि क्या होता है। तो ऐसा रिजल्ट आता है, आपका डिडक्शन आपके टैक्स से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन टैक्स पेबल नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में उन लोगों ने कंडीशन में डाल दिया कि आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक से ज़्यादा होना चाहिए तभी ये कैलकुलेशन एप्लीकेबल है, नहीं तो नेगेटिव तो पे करेंगे नहीं, सीधा नील कर देना चाहिए। तो नील उन लोगों ने ऊपर कंडीशन डाल के ही कर दिया। तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। अब कुछ चीज़ों को मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि ये आपका एग्रीकल्चर में आएगा या नहीं आएगा। पहले है क्या क्या एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग अगर है तो वो अनाज उगाने और खेती से कुछ लेना देना है नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। बी फार्मिंग अगर आप हनी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका भी खेत से कुछ लेना देना है नहीं। डेयरी फार्मिंग भले खेत में भी आप करते हो लेकिन फिर भी वो अनाज और सॉइल वगैरह से कुछ लेना देना उसका नहीं है। अगर कुछ स्पॉन्टेनियसली अगर पेड़ उग जाए
और उसको आप बेचते हो जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके कल्टीवेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपको एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है, आपको कल्टीवेशन करना ज़रूरी है, आपको सोइंग, बीज बोना, उगाना, ये सब करना ज़रूरी है। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर आप सीधा सीधा किसी और का खेती किया हुआ चीज़ों को खरीद लेते हो और उसको बेचते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब मुंबई में आप लोगों ने देखा होगा कि हाई टाइड आ जाता है तो खेत वगैरह कवर हो जाते हैं, तो वहाँ पे नमक जम जाता है, और उस नमक को अगर आप क्लीन करके बेचते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज वो आपके लैंड पे हुआ। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, अगर आप ज़मीन को माइन के तौर पे किसी को दे रहे हो और उससे आपको रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल और ये सब पे पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, तो आपने कंपनी बना दिया और कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम आया और उसने आपको डिविडेंड पे किया, तो क्या वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम में आएगा? नहीं, उस पर नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ऊपर हम लोगों ने एक और कंडीशन देखा था कि आप जिसको लैंड दे रहे हो वो बंदा एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना चाहिए उस लैंड को। फिल्म शूटिंग के लिए यूज़ किया तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, वो या तो अदर में जाएगा या तो बिजनेस इनकम में आएगा। इनकम फ्रॉम ट्रीज डेट हैव कट एंड सोल्ड एज टिम्बर, भाई आपको पेड़ के उपज को बेचना है, आप पेड़ ही बेच दिए, तो वो केस में भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर आप उसको टिम्बर के तौर पे बेच रहे हो। जैसे शीशम का पेड़ हो गया, सागवान का पेड़ हो गया, ये आप लगाते हो और उसको बेचते हो, तो वो एग्रीकल्चर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब ये तो एग्जांपल थे कि क्या क्या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो एग्रीकल्चर इनकम हैं। अब रीप्लांटेड ट्रीज से आप इनकम अर्न कर रहे हो, जैसे आपने पौधा लगाया और वो बड़ा हुआ और उसमें से फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। फ्लावर्स वगैरह आप उगा रहे हो, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। सीड्स मिल रहे हैं आपको, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। ऊपर हम लोगों ने कंपनी का केस देख लिया कि कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकती है, लेकिन फर्म भी तो कर सकता है। तो कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, लेकिन फर्म से अगर प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है ना। और फर्म क्या काम करता है? पार्टनर ही जाके काम करता है या करवाता है। और कंपनी केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी एक खुद ही आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर अगर इंटरेस्ट भी अगर फर्म से मिलता है पार्टनर को, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट किया जाएगा। ऊपर हम लोगों ने देखा फार्म हाउस रेंट पे देते हैं, लेकिन आपने फार्म हाउस बना दिया लेकिन रेंट पे नहीं दे रहे हो, तो उसका जो एनुअल वैल्यू है, ये हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, या अगर आप लोगों को पता होगा तो जो एनुअल वैल्यू है वो डीम्ड इनकम हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में। वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा। अब ऊपर हम लोगों ने देखा था कि नर्सरी में अगर पौधे को उगा के अगर आप उसको सेल करते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। तो क्या हम लोग खेत में ऐसा नहीं कर सकते? खेत में भी अगर आप रीप्लांटेड ट्रीज को बेचते हो, मतलब बीज से आप पौधा बनाते हो और उसको बेचते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो जाएगा।